चलो अब आज वाली क्लास की डिस्कशन है जो हमने डिफरेंशियल कैलकुलस का टेस्ट अटेम्प्ट करा। तो अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे इस टेस्ट में 30। तो अब इन 30 क्वेश्चंस में ये था फॉर आईआईटी जेईई मेंस के लिए भी है और आईआईटी जेईई एडवांस के लिए भी है। दोनों पर्पस थे इस टेस्ट के, मेंस और आईआईटी जेईई एडवांस। तो दोनों ही पर्पस सॉल्व होते थे, पर जो मेन टास्क था वो क्या कि हमें ये समझ में आए कि हमारा हैंडल करने का पैटर्न क्या होना चाहिए। 30 क्वेश्चंस थे, टाइम था हमारे पास 60 मिनट्स का। 60 मिनट्स का। तो अब हमें करना क्या चाहिए था? देखो पता है, मतलब मैंने कई बार क्लास में भी बोला है कि जब होता, बच्चे गलती क्या करते हैं कि देखो जब तो आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो, जब बहुत स्ट्रांग जोन में चल रही है प्रिपरेशन, तो आपका टास्क होना चाहिए कि इन 30 में से अगर बिल्कुल ही समझो कि हमने ऑल इंडिया रैंक 1 लेनी है, तो इन 30 में से नियरली 30 के 30 होने चाहिए, होने भी चाहिए। और कोई बहुत स्पेशल क्वेश्चंस नहीं होते मेंस में। तो अब उसके लिए बहुत बड़ा रूट क्या है कि मैंने समझाया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाना ही जाना है। कई बच्चे शुरू वाले क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, उनका पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ। ये बात हमने कई बार नोटिस करी है कि अगर हमारे क्वेश्चंस में, हमारे पेपर में अगर क्वेश्चन अटेम्प्टेड ही नहीं होंगे तो हमें मार्क्स कहाँ से मिल जाएंगे। तो हमने बिल्कुल वहाँ पे डोंकी अप्रोच में नहीं पढ़ना, हमने चीते की तरह काम करना होता है। हमने पहुंचना है यहाँ से यहाँ तक। बीच में हमें रास्ते में बहुत सारे इजी टारगेट्स मिल जाते हैं। तो जो आपके जो इजी टारगेट हैं वो तो इजीली अचीवेबल होने चाहिए। मतलब जब पहले सवाल से 30th क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करोगे तो बीच में कम से कम आपको 20 क्वेश्चंस तो मिलेंगे, नहीं तो 18 तो मिलेंगे जो कि ईजी होंगे। वो तो करने ही करने हैं, वो तो होने चाहिए ना, राइट। 18 अगर आपके राइट हो गए, आपको पता है कि आपका तगड़ा रैंक आ गया। 18 क्वेश्चंस राइट होने का मतलब आपका बहुत ही बढ़िया रैंक आ गया। अब 18 क्वेश्चंस राइट होने का मतलब 18 फोर्जा अगर मान लो डायरेक्टली हम कर लें तो दैट इज व्हाट 72 मार्क्स। अब अपने मार्क्स नोटिस करो, कितने बच्चों के नंबर 72 से बहुत कम है। देखो मैंने क्लास में अनाउंस भी करा, टेलीग्राम चैनल पे बोला भी कि 75 मार्क्स तो इस टेस्ट में होने चाहिए थे। तो मैंने इस असम्पशन से दिया कि भाई 18 मतलब 60% ऑफ द पेपर वुड बी सॉर्ट ऑफ ईजी। तो 60% पेपर अगर ईजी होगा तो भाई ये तो करो, 60% तो पेपर अटेम्प्ट करो ना, राइट, जो कि ईजी वाला है। उसका तोड़ क्या है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचो, इंटेलिजेंटली काम करो। देखो सिस्टमैटिकली काम करो, सिस्टमैटिकली चलो। बाकी बच्चों की तरह ना करो कि जोश चढ़ा हुआ है। अभी इस एज में क्या होता है कि जोश चढ़ा होता है, अकल ठिकाने पे नहीं होती। तो उसको ठिकाने पे लाओ, उसको सही रास्ते पे चलाओ। मतलब हमारा अटेम्प्ट ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ज़बरदस्ती हमने जोश में आके भाग मिल्खा भाग की तरह काम नहीं करना, सिस्टमैटिकली चलना है। चलो क्वेश्चंस बहुत स्पेशल नहीं थे, पर डिस्कशन कर लेते हैं साथ साथ कि एक्चुअली टेस्ट में था क्या। तो थोड़ा सा एक बार कोई काम की बात निकल भी आती है बीच में से। वैसे क्वेश्चंस इस टेस्ट में कोई बहुत अच्छे मैंने नहीं डाले थे, ईजी थे ही थे। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ था कि अगर ये फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है 0 से पाई के बीच में, तो सिंपल सी बात, यहाँ पे ट्रेन कहाँ पे बदल रही है, π/4 के ऊपर और π/2 के ऊपर। तो π/4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो यहाँ से, π/4 पे राइट हैंड लिमिट निकाल दो यहाँ से, π/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से, π/2 पे राइट हैंड लिमिट यहाँ से। डायरेक्टली उससे वैल्यू बना लो, इसका डायरेक्टली आंसर बन जाता है। बी है मेरे ख्याल से इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और बहुत ज़्यादा ईजी था तो फिर ज़बरदस्ती क्यों करेंगे। ऐसे नेक्स्ट भी एक्चुअली बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जैक्टली इसी तरह की कहानी के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया कि अगर ये फंक्शन अगर fx भी कॉन्टिन्यूअस और f'(x) भी कॉन्टिन्यूअस है, तो fx तो हमें क्लैरिटी है कि अगर कॉन्टिन्यूअस है तो π/6 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल दो। एक तरह से आ गई sin π/3 विच इज सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट ओरली निकाल दी ना, वो आ गया sin π/3 बन जाएगा। और उधर से बन गया a π/6 प्लस b। अगर कुछ और ना क्लिक करे तो ये वैल्यूज फिट करानी हम कोशिश कर लेते कि डायरेक्टली आंसर बन जाए यहाँ पे, पर दिख रहा है कि इतना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसमें सेकंड रास्ता क्या था कि f'(x) भी अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका डेरिवेटिव बना लो, इसका डेरिवेटिव बना लो। वो बन गया 2 cos 2x और ओरली ये बन गया a। अब π/6 के ऊपर इसकी वैल्यू निकाल लो, वो कितना आ गया 2 cos π/3। cos π/3 होता है 1/2, तो 2 × 1/2 वो हो गया 1, तो a तो आ गया 1। एक आंसर बना 1, वो कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। b की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ से बना लो, a की वैल्यू 1 डाल दो, b आ जाएगा सिंपली π/3। b बन जाएगा डायरेक्टली इन दिस केस इट वुड बी π/3
इसका आंसर मैच, इसमें अगर हम b की वैल्यू बनाते हैं तो a की वैल्यू को 1 डाले जाने पे इसका आंसर बन जाता sin 2x। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया जल्दी जल्दी में, sin 2x आना था, मैंने उसकी वैल्यू sin π/3 बनाना, sin π/3 कितना बन गया √3/2, मैं जल्दी जल्दी में उसकी वैल्यू डाल गया अकेले साइन की। चलो तो बन जाता √3/2 - π/6, ये बना, सी ऑप्शन बन जाता। ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब देखो, हमें क्लैरिटी है कि जो तरीका मैंने बताया है वो बुक्स में है ही नहीं। क्यों? वो नाम कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता जो अपने आप हमने सुना बना हुआ, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। ये नाम कहीं बुक्स में है ही नहीं, तो उसको ढूंढना भी नहीं। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आए चुपचाप स्माइल करना और समझ जाना कि ये हमारा स्पेशल क्वेश्चन आ गया और हमारे लिए फ्री के मार्क्स हैं। तो इसमें अब देखते हमें समझ में आता है कि डिफरेंशियबिलिटी देखनी है। देखो मुझे ओरली दिखता है कि इसकी 0 पे नोक है, पर इसको ये बचा लेगा। अब नेक्स्ट है x - 1/x² + 1, इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बेचारा ये तो वैसे ही फ्री है लाइफ में। तो बचा के मेरे पास ले देखे सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में 3 के ऊपर अगर मान लो कि मुझे इसकी डिफरेंशियबिलिटी अगर चेक अगर करनी है, तो अब या तो मैं लंबा रास्ता सोचूं कि मैं लंबे रास्ते से इसकी डिफरेंशियबिलिटी बना रहा हूँ, वो तो हमने करना नहीं है। तो अब इसमें अब हम लोग इस वाले को नोटिस कैसे करते हैं, सी को डायरेक्टली हम देखते कैसे, हमें इसका तरीका समझ में आता है। देखो इसको नोटिस करना, 3 के ऊपर नोटिस करो मॉडुलस ऑफ x - 3, मॉडुलस ऑफ x - 3 का ग्राफ हम जानते हैं, ये बनेगा 3 के ऊपर। -1 करोगे तो 1 और नीचे आ जाएगा, 1 और नीचे आ गया। उसके बाद जब उसका मॉडुलस लोगे, देखो ओरली समझना, जब x को 3 से थोड़ा सा कम लोगे, तो वैसे चाहो तो डायरेक्टली भी बना लो, अगर x को 3 से थोड़ा सा कम लोगे तो ये x - 3 नेगेटिव होगा, वो 3 - x हो जाएगा, 3 - x - 1 विच इज़ 2 - x उसका मॉड। और x अगर 3 से हल्का सा कम है तो ये टर्म नेगेटिव है, तो ये x - 2 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पे 1 है। अब अगर इसका अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें तो x को 3 से थोड़ा सा बढ़ा लोगे तो जिंट x 3 हो जाएगा, तो ये फंक्शन बन जाएगा x - 2 ही, ये फंक्शन x - 2 बन जाएगा, ये भी x - 2 है, कॉन्टिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। इसको मैं ग्राफिकली भी कर सकता था, पर मुझे लगा ये डायरेक्टली तेज़ हो रहा है, तो मैंने सी ऑप्शन को चेक करा तो वो भी डिफरेंशिएबल आ रहा है। तो हमसे तो नॉन डिफरेंशिएबल पूछा हुआ है, तो ए, बी और सी तो रिजेक्ट हो गए, डी बचा। डी के केस में नोटिस करो कि जो 3 टाइम्स ऑफ x - 2 की पावर 3/4 + 3 है, ये फंक्शन 2 के आगे ही पॉसिबल है, ये फंक्शन >= 2 पे ही पॉसिबल है। तो अब अगर मान लो कि मैं इस तरह के केस में, पता क्या करते हैं, इसको एग्जैक्टली डिफरेंशिएट कर दो, इसका डेरिवेटिव बनाओगे तो वो 3 × 3/4 और x - 2 की पावर -1/4 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो अब हमें समझ में आता है कि ये 1.2 के ऊपर ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इसका 2 वाले पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, बस बात खत्म। याद रखना, ये पैटर्न हमने कम देखा होता है, इसको ध्यान में रखना। जैसे कि ऐसे के क्वेश्चंस ना और भी मुझे ध्यान में आ रहा है, एग्जैक्टली ये नहीं, शायद मैंने क्लास में कराया भी हुआ है। जैसे अब ये क्वेश्चन है 1 - x² मेरे ख्याल से, तो जब इसका वो इस फंक्शन का अगर मुझसे पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी अगर पूछ लेते हैं तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एग्जैक्टली डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएट करके देखूंगा कि जो इसका डेरिवेटिव है वो कहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना डिफरेंशियबिलिटी वाले क्वेश्चंस में। इसमें शील्डिंग इफेक्ट भी लगा और आगे भी गेम लगी, तो इंटरेस्टिंग था, पर आप लोग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। अब ये सेम है, ये हमने करा भी हुआ है, पर चलो देखो, अब ये नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 मेरे से पूछा गया, तो अब ये तो पहला पार्ट तो हो गया शील्डिंग इफेक्ट। देखो इसकी प्रॉब्लम कहाँ पे, 1 पे और 2 पे, पर इसको क्या दिखता है कि 1 पे इसको बाहर शील्ड मिली हुई है, तो 1 पे ये डिफरेंशिएबल है। देखो ये कॉन्टिन्यूस पहले से था, इसको सिंगल शील्ड की ज़रूरत है, तो ए ऑप्शन नहीं बनेगा, ए ऑप्शन गलत हो गया, चलो मतलब मैच नहीं करेगा। साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x - 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x - 1, याद है मैंने क्लास में सवाल कराया हुआ जो IIT में आया हुआ है, साइन ऑफ मॉड x माइनस मॉड x, ये 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल हो जाता था, और याद है हमने समझा था कि क्यों हो जाता है। तो ये जो बी ऑप्शन है ये भी नहीं बनेगा, ये डिफरेंशिएबल है। tan ऑफ मॉडुलस x - 1 प्लस मॉडुलस x - 1, इसकी प्रॉब्लम आएगी। देखो tan ऑफ मॉड x का ग्राफ सोचो, 0 पे शिफ्ट करा लेते हैं, क्या टेंशन लेनी। 0 पे देखो tan ऑफ मॉड x कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे इधर बन जाएगा। मॉडुलस x अलग से याद करो, ऐसा बनेगा।
तो इसमें बिना निकाले भी देखो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव कितना बनता है, tan x का राइट हैंड डेरिवेटिव बनता है सीकेंड स्क्वायर x आता 1, मॉडुलस x का राइट हैंड डेरिवेटिव बनता 1, तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव मिला के 2 आ जाता, इसका -1 मिला के -2 आ जाता। तो ये है बदमाश, C बनता है इसका आंसर। तो दिस वॉज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, पर होना चाहिए था। देखो मैंने इसको तेज करा, आपने भी ऐसे तेज करना था। इसमें अब हमें बोला कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है। तो इन्वर्टेबल होने का क्या मतलब हुआ, x से y फंक्शन डिफाइंड है, तो x और y पूछा, तो इसका मतलब क्या 1 1 on 2 होना चाहिए, सिंपल सी बात। अब ये 1 1 हो, sin x प्लस cos x जो कंबाइंड फंक्शन है, अगर इसको समझो तो ये √2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस y/4 हो गया। सिंपल सी बात पकड़ते हैं, +2 √2 ऐसे, चलो √2 और कॉमन ले लो, कॉमन आ रहा है ना, कॉमन ले लेते हैं, x प्लस y/4 +2, ये बन गया एक तरह से फंक्शन। अब जो sin x होता है, sin x हमें क्लैरिटी है कि वो 1 1 होता है -π/2 से π/2 तक। तो अब इसमें नोटिस करो कि कौन सी जो वैल्यू है वो यही इंटरवल बना देंगी। देखो x को अगर मैं यहाँ पे π/4 डालता हूँ, तो π/4 डालने पे कितना बच जाता है, साइन के अंदर π/2, और इसमें 5π/4 डालने पे कितना बच जाता है, 5π/4 प्लस π/4, दैट इज 6π/4 विच इज 3π/2। तो ये साइन का ग्राफ है। अब तो इन्वर्टेबल होना, ये π/2 से 3π/2 भी वैलिड है, तो एक्चुअली ये तो ठीक आ रहा है इसमें। अब -π/4 से 3π/4 डालो, इसमें -π/4 डालो तो वो आ जाता है 0, 3π/4 डालो तो वो आ जाता है पाई। ये गलत है। देखो इससे ये जो अंदर वाला ब्रैकेट बना, ये 0 से पाई बना, और 0 से पाई में तो ये 1 1 होता नहीं है, तो ये गलत है। -3π/4 से π/4 तो गलत ही है, क्योंकि इंटरवल ही पाई का बनता है। देखो ये स्पैन पाई का है ना, ये स्पैन नोटिस करो, ये वाला स्पैन पाई का है, तो पाई की बात ही होगी। -3π/4 से -π/4 ये भी डाल लेते हैं, -3π/4 डाला तो ये आ गया -3π/4 प्लस π/4 विच इज़ -2π/4 माइनस π/2, और -π/4 डाला तो ये 0 आ रहा है, तो उसमें गड़बड़ है। ये मैंने तो ठीक है, फिर तो इसी से केवल ये आंसर बन गया, हमें आगे कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ये था 5th क्वेश्चन। देखो सेंस को नोटिस करो और ये अंडरस्टैंडिंग को पकड़ो कि इसकी एप्लीकेशन हम करते कैसे। अब देखो देखने में क्वेश्चन लगता था कि बड़ा अलग है, यही काम है, एग्जामिनर ने हमें डराना है, हमने समझना है कि देखो सिलेबस तो वही रहेगा ना, एग्जामिनर कुछ तो करेंगे अब अगले। तो अब इस क्वेश्चन के पैटर्न को अगर मैं नोटिस करूं तो देखो x² - ½ लिखा हुआ है और ये x² + ½। मैं इसमें देखो देख के बंदा कंफ्यूज होता है ना कि ये क्या पूछ लिया, कैसे का ड्रामा है, क्या है। पर सोचो तो अगर ये एक तरह से अगर मान लो k है तो ये उससे 1 ज़्यादा है ना। देखो ये x² - ½ में 1 ऐड करो तो x² + ½ बन जाता है। तो क्या मैं अपने आप को समझाने के लिए कह सकता हूँ कि ये अगर मान लो, चलो ये अगर ये इंटीजर है, कोई इंटीजर है, मान लो कि अगर ये कॉस इनवर्स के अंदर मैं लिख लेता हूँ कि चलो ये k है, तो क्या मुझे समझ में आता है कि साइन इनवर्स के अंदर k + 1 बनेगा, इंटीजर प्लस ये सवाल है, ये इसकी रेंज पूछी हुई है। अब इसमें एक और कहानी है। अब ये इंटीजर है तो k अगर k क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा कॉस इनवर्स एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। पर अगर ये 1 होता है तो साइन इनवर्स के अंदर की कहानी नहीं बनेगी, तो वो रिजेक्ट हो गया। ये k 1 नहीं हो सकता। अगर k -1 होगा या k 0 होगा, तो इसमें एक बार -1 डालो। k अगर -1 होगा तो कॉस इनवर्स -1 कितना हो गया, पाई, और यहाँ पे बन गया 0, तो 0 + पाई उसका आंसर बनता पाई। अगर मैं इसमें 0 डालता हूँ तो ये कॉस इनवर्स 0 और यहाँ पे साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, कॉस इनवर्स 0 होता है π/2, तो भी उसका आंसर पाई। तो इन बोथ द केसेस जो रेंज आ पा रही है दैट इज ओनली अ नंबर पाई, तो इसका ऑप्शन बन जाता बी। पर इसको देखो डील ऐसे करते कि इसमें अब जब अपने टेस्ट के समय के बिहेवियर को नोटिस करो कि जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे तो उस समय आपका माइंडसेट क्या था। क्या यहीं पे फंसे, क्या इसी बात में फंसे कि ये समझ ही नहीं आ रहा, तो वहीं नहीं फंसना था, इसी बात को नोटिस करना था कि कैसे हैंडल करें। ये मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, ये होना चाहिए था और हुआ होगा मेरे ख्याल से, और ये ठीक है एग्ज़ाम का एक पैटर्न का क्वेश्चन ही है। लॉग के अंदर क्या था, ax³ प्लस यहाँ से मान लो bx² + cx पकड़ लूँ, तो ये इसमें से x कॉमन लेके ये ax² + bx + c बन जाता, और अलग से ax² + bx + c भी है एक। तो ये लॉग के अंदर बन गया x + 1
इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बन गया। तो अब सिंपल सी बात, ए हमें गिवन है कि ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac गिवन है 0 है। तो इसके बारे में सोचो, ये जो है ये बना अपवर्ड पैराबोला जो कि एक्सिस को टच करता है। तो लॉग के अंदर वाला जो नंबर है उसको 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसके 0 से बड़ा होने के लिए बस x को माइनस b/2a नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो वर्टेक्स पे ये 0 हो जाएगा ना। क्यों? देखो दिया गया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, a ग्रेटर देन 0 है। तो इसका ग्राफ अपने आप में ये बनता, इसका ग्राफ ये बनता। तो x की वैल्यू को माइनस b/2a छोड़ दो, बाकी सब पे ये पॉजिटिव है और x प्लस 1 को पॉजिटिव होना चाहिए। तो x को माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए और x को ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो क्या आंसर बनता? माइनस 1 से इन्फिनिटी और ये वैल्यू छोड़ दो बस। तो ए ऑप्शन बन गया इसका, ए ऑप्शन बन गया। ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सेंस। नेक्स्ट था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 2 cos x प्लस साइन 2 cos x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन x। अब देखो इस वाले में भी हमें कहानी समझ में आती है कि हमारा टास्क क्या था। हमारा टास्क था कि इस क्वेश्चन में क्लैरिटी में इसका ग्राफ बना दो। ग्राफ बना के देख लो कि भाई कितनी बार दोनों मिलते हैं। 2 cos x का ग्राफ हम जानते हैं क्या बनेगा, सिंपली cos x का ग्राफ हमें पता है, 2 cos x का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। क्या है अपने पास, कोई टेंशन वाला काम थोड़ी है, ये बना। अब मॉडुलस ऑफ साइन x बनाओ। मॉडुलस ऑफ साइन x कैसा बनता? हमें समझ में आता है कि वो ऐसा ग्राफ बन जाता, सिंपली साइन x। अब देखो ये कौन सा पॉइंट है, पाई, ये पाई, ये है पाई और फिर ये है 2 पाई। 2 पाई तक बना लेते हैं, फिर आगे देख लेंगे। 0 से 4 पाई पूछा ना हमसे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो एक सॉल्यूशन तो देखो ये बन ही गया। ये इसमें मॉडुलस ऑफ साइन x का अगर हम ग्राफ जब बनाएंगे तो देखो ये हाइट इसकी 2 बनी, मॉडुलस ऑफ साइन x की हाइट बस 1 बननी है। तो ये हाइट नीचे रहती है इसकी, ये π/2 पे इसकी हाइट 1 हो जाती है, ठीक है। ये कोई एक पॉइंट ये बन रहा है, उसके बाद फिर पाई से 2 पाई के बीच में एक पॉइंट और पे का ये दोनों मिल लेते। कितने पॉइंट्स आए? 2। अब हमें समझ में आता है कि ये कर्व पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना है 2 पाई। ये कर्व भी पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना है पाई। तो मुझे इसके आगे ग्राफ बना के देखने की ज़रूरत नहीं, 2 आंसर ये बने, सिमिलरली 2 आंसर आगे बन जाएंगे। तो आंसर कितने बन जाते? 4, सी ऑप्शन बना। तो केवल इसके सेंस को नोटिस करके हमने आगे वाली कहानी को ब्रेक कर लिया। ये क्वेश्चन देखो देखने में लगता है कि बहुत ऑकवर्ड है, पर करके देखते हैं कि एक्चुअली इसमें पूछा क्या हुआ है। हमसे पूछा हुआ है कि 1 माइनस कॉस एक्स का रूट, और देखो देखने में लग रहा है कि पता नहीं क्या पूछा। अब इसमें कॉमन सेंस से सोचो, ये एक तरह से 1 माइनस कॉस एक्स की पावर 1/2 है। ये इसको सोचो, ये 1 माइनस कॉस एक्स की पावर और आगे 1/2 है, पहले से 1/2 था तो पावर 1/4 हो गई। ऐसे अगले वाला 1/8 एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। तो क्या समझ में आता है कि ये जो fx लिखा हुआ है वो एक्चुअली ये बन जाता। तो ये क्या बना 1 माइनस कॉस एक्स, अब पावर में क्या थी gp 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 विच इज़ वॉट, क्या 1/2 अपॉन 1/2 1 आ गया। तो एक तरह से 1 माइनस कॉस एक्स बना, ये जो fx बना ये बन जाता है fx विच इज़ 1 माइनस कॉस एक्स। पर इसमें मॉडुलस भी वैसे आ जाता, पर इस मॉडुलस की ज़रूरत ही नहीं, 1 माइनस कॉस एक्स है। तो अब जो 1 माइनस कॉस एक्स है उसमें कॉस अगर -1 होता तो इसका आंसर कितना हो जाता 2, और कॉस अगर 1 हो जाता तो उसका आंसर हो जाता 0। उसकी रेंज बन गई 0 से 2 बनता है इसका ऑप्शन, सी बना। इसका सेंस नोटिस करो कि इसको डील कैसे करा, और बहुत ईजी था। ये इस तरह के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए, अब मैं दोबारा नहीं करा रहा, बस इसमें पहले डोमेन निकालना होता है। 7 माइनस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए x माइनस 3 से, साथ में 7 माइनस एक्स को भी पॉजिटिव होना चाहिए, x माइनस 3 को भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब x इसका मतलब 3 से बड़ा हो गया और 7 से छोटा हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया और 7 से कम हो गया। तो 3, 4, 5, 6 ही बचे बस। अब यहाँ पे इस कंडीशन को फुलफिल करते निकाल दो, फिर जो भी x की वैल्यूज़ बने उनको बारी बारी इसमें डालो। तो ये था इस क्वेश्चन का काम, पर सिंपल था, इसको करो अपने आप।
इसका सेंस क्या था, इस लाइन का हमें मतलब समझ में आता है, ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन, मतलब ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन पूछा था कौन सा है। अब देखो ये एफ एक्स प्लस एफ वाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई के बराबर है। तो मुझे देख के समझ में आता है अच्छा टैन एक्स की बात कर रहे हैं, इसमें क्या करने को, देखो मैं इसको ज़्यादा ड्रामेटिक तरीके से भी कर सकता हूँ। कैसे, मैं इसमें अगर मैं इसमें बोलूँ कि बड़ा, देखो बुक्स में ऐसे करा होगा, यहाँ पे y को डाल दो माइनस एक्स इस पहले वाले पार्ट में, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बन जाता, वो बराबर आ जाता है एफ ऑफ ज़ीरो के। अब x और y को दोनों को इसमें ज़ीरो डालो तो वहाँ से एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाता। पर क्या मैं ऐसे करता है इस क्वेश्चन को? नहीं करता। क्यों? क्योंकि लेंथी तरीका है। मैं एग्जाम में याद करता, अरे अरे तो टैन एक्स की प्रॉपर्टी है, टैन डायरेक्टली टैन इनवर्स एक्स की, टैन इनवर्स एक्स की, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, याद है टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई हो जाता था। तो मैं कहता ये तो टैन इनवर्स एक्स है, बस इसने मुंह पे वो लगाया हुआ है, अपना जो मास्क लगाया हुआ है, पर हम लोग देखते पहचान गए तो टैन इनवर्स एक्स है। टैन इनवर्स एक्स ऐसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन। तो उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैव द ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। तो ये तो इस केस में इसका आंसर तो बना, ए तो बन रहा है। अब बी को देखो एफ एक्स प्लस एफ वाई, उसको या तो मैं ऐसे ड्रामेटिक तरीके से करूँ, या फिर क्यों टेंशन लेनी, सिंपली सोचो तो ये साइन इनवर्स एक्स है, ये साइन इनवर्स एक्स फंक्शन था, साइन इनवर्स एक्स का ये बिहेवियर और वो भी ऑड फंक्शन है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये क्या है, लीनियर फंक्शन है, कोई भी एफ एक्स इज इक्वल टू जैसे के एक्स होता, और ये भी ऑड फंक्शन होता है, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर बना दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। पर इसको करना ऐसे चाहिए था फटाफट। ये वाला भी मैंने क्लास में कराया हुआ है, एग्जैक्टली इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हमें पता थी कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब देखो इसका भी सेम तरह का ही सेंस था, हमने करे भी हुए इस तरह के। इसमें क्या, मान लो कि अगर पहले मैं इसका बिहेवियर जज करूं, तो x को अगर मैं इसमें अगर ज़ीरो डाल दूं, तो एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई बराबर हो जाता 2 टाइम्स ऑफ एफ ज़ीरो। एक्स और वाई मान लो दोनों को ज़ीरो डाल दिया पहले, तो ओरली नोटिस करो कि एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ ऑफ ज़ीरो आ गया 2 टाइम्स एफ ज़ीरो का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स एफ ज़ीरो बराबर आ गया 2 टाइम्स एफ ज़ीरो के स्क्वायर के। तो वहाँ से एफ ज़ीरो या तो ज़ीरो बना या फिर एफ ज़ीरो 1 बना। एफ ज़ीरो ज़ीरो हमें दिया हुआ है कि है नहीं, इसलिए एफ ज़ीरो कितना बना 1। अब केवल एक्स को ज़ीरो डालो, इसमें केवल एक्स को ज़ीरो डालो तो ये इक्वेशन बन जाती एफ ज़ीरो इंटू एफ ऑफ वाई। अब एफ ज़ीरो तो 1 है, तो एफ वाई प्लस एफ माइनस वाई अगर 2 टाइम्स एफ वाई है, इसका मतलब एफ वाई जो है वो इवन फंक्शन है। तो एफ वाई अगर इवन फंक्शन है तो ए ऑप्शन बन गया, एफ एक्स इवन फंक्शन हो गया। और एफ टू बराबर हो जाता, एफ टू अगर ए है तो एफ ऑफ माइनस टू को भी ए होना चाहिए, तो इसलिए सी ऑप्शन तो गलत ही है, इसलिए ऑप्शन क्या बना, ए। ये था इसका सेंस, सिंपल था। पर चलो को ये वाला भी मैंने केवल आपकी टेस्टिंग के लिए दिया था कि आपको बातें करी हूँ याद है कि नहीं। इस क्वेश्चन में अगर मुझे दिया हुआ है कि एफ एक्स अगर एफ इनवर्स एक्स के बराबर है और उसका एक सॉल्यूशन अगर 5049 है, तो याद करो कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ कहाँ पे मिलते थे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के ऊपर। याद है ये हमने करा हुआ था, अगर ये एफ एक्स है ये एफ इनवर्स एक्स है तो ये सिमेट्रिकल होते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो ये दोनों कहाँ जाके मिलते थे, ये दोनों अगर मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, इस लाइन के ऊपर। तो उस पॉइंट पे एफ एक्स बराबर होगा एक्स के। तो सिंपली मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए को बराबर करना था एक्स के। ये था इस क्वेश्चन में काम। तो अब हमें यहाँ से क्लैरिटी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2a, इस 1 को इस x को उधर ले जाओ, तो माइनस 2a माइनस 1 माइनस 2a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बराबर हो गया 0 के। तो वहाँ से हमें क्लैरिटी है कि जो सम ऑफ वैल्यूज़ बनी, अब इस इक्वेशन का एक रूट तो मुझे दे दिया गया 5049, इसका सेकंड रूट मुझे फाइंड करना था। तो हमें क्लैरिटी कि यहाँ पे जो सम ऑफ रूट्स था, ये वैसे नोटिस करो ये a इंटू ए प्लस 1 है, a इंटू ए प्लस 1 बराबर है, उनमें से एक तो 5049 है और दूसरा कोई और है, दूसरा कोई और रूट है जो इसका अगला रूट हो जाएगा। अब यार खुद सोचो, ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर मान लो 5049 अगर ए होता तो दूसरा नंबर क्या हो जाता 5050, और अगर मान लो 5049 अगर ए प्लस 1 होता तो ये नंबर ए कितना हो जाता 5048। तो मेरा आंसर इस क्वेश्चन का 5048 होता या फिर 5050 होता। 5048 है नहीं ऑप्शंस में, इसलिए 5050 आंसर है।
डी आंसर बन जाता है इसका। ऐसे करते फटाफट, इंटेलिजेंटली सोचते और इसको धड़ाधड़ ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर लेते। ये बेकार है, मैंने कराया भी हुआ है, पर याद होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट नहीं करना, इंटेलिजेंटली सोचना कि पूछा क्या। तो tan इनवर्स ऑफ log e वो आ गया 1 + 1 - 2 log x हो जाएगा अपॉन 1 + 2 log x। अब ये याद करो तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 log x हो जाता। इसको आगे देखो, ये tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4, तो ये ओवरऑल कांस्टेंट ही आ रहा है। इसमें जो dy/dx बनेगा वही 0 आ जाएगा। आगे बेचारा क्या करेगा, d2y/dx² भी 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर बन जाता है 0, विच इज़ द सी ऑप्शन। देखो इन क्वेश्चंस में देख के समझ में आता है कि जो काम इन्वॉल्व है वो एक्चुअली कितना सिंपल है। हमें देखने में लगता है कि बहुत कोई ट्रिकी क्वेश्चंस थे। अब ये डिस्कशन में देखो, पता डिस्कशन का पर्पज़ क्या है कि आप लोगों को समझ में आए कि जो क्वेश्चन जो टेस्ट में डाले मैंने वो कितने डुएबल थे। तो उसमें कहीं भी अगर ब्लॉक हुए तो कैसे ब्लॉक हुए, उस ब्लॉकेज को हम अगली बार के लिए कैसे ठीक करें, वही मेन अंडरस्टैंडिंग है, उसी बात को पकड़ना है। ये इस वाले क्वेश्चन में कोई खास वैसे ट्रिक नहीं है, करने वाला ही था। अब इसमें करना क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ये पूछा, कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन प्लस एक्स की पावर एक्स। अब देखो एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स की पावर एक्स इंटू 1 + log x। याद करो, ये तो हमने याद ही करा होता है। तो एक्स की पावर एक्स इंटू 1 + log x इसका डेरिवेटिव होता है। इसमें x को अगर मैं 1 डालूँ तो इसका आंसर तो 1 की पावर 1 1 + 0 1 आ रहा है। तो अकेला सवाल ये रह गया, कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ रूट 1 इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब इसका डेरिवेटिव निकालने में अब हमें अलग से ये क्लैरिटी है। अब इसको आगे हम लोग ब्रेक कर सकते थे यार, इतनी हिम्मत मारो अपने आप, इसको सॉल्व कर लो। कॉस इनवर्स वाले में ना, इसमें पहले हम लोग क्या कर लेते कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते। कैसे, x को मान लो मैं यहाँ पे डाल देता cos 2 थीटा, इसमें x को डाल दो cos 2 थीटा, तो 1 + cos 2 थीटा/2 कितना हो जाता, वो आ जाता सिंपली साइन cos स्क्वायर थीटा। तो cos इनवर्स ऑफ साइन के अंदर cos थीटा विच इज साइन π/2 - थीटा, ये बन जाता, विच इज cos इनवर्स के अंदर देखो साइन एक्स को, अच्छा को साइन ऑफ रूट 1, ये तो थोड़ा बहुत हमें करना ही पड़ गया इस वाले में, साइन ऑफ रूट। चलो ठीक है, इसको सिंपली डिफरेंशिएट करके ब्रेक कर लेते, इस वाले में कोई और ट्रिक नहीं थी। इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में अब देखो डायरेक्टली अगर मैं इसमें dy/dx निकालना शुरू करूं तो बहुत पेनफुल सवाल लग रहा है। देखो मुझे भी डायरेक्टली देखने में लगता है कि यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें dy/dx को सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा। तो मेरे मन में सिंपल सा थॉट ये आता है कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या सोचा, एग्जामिनर ने क्या दिमाग लगाया। तो क्या हम सबके मन में ये थॉट आता है कि यार ये देखा सा हुआ है, ये देखा हुआ डिज़ाइन है। अगर मान लो मैं इसमें t को डाल दूँ, अगर मैं इसमें t को डाल दूँ cos थीटा या cos 2 थीटा, जो मर्जी फिट कर लो। क्यों करूं, क्योंकि मुझे ना एक पैटर्न सा बनता दिख रहा है। देखो 1 - cos 2 थीटा अपन 1 + cos 2 थीटा, वो कितना हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। तो tan y/2 अगर बराबर है tan स्क्वायर थीटा के रूट के, तो वो कितना आ गया tan थीटा। tan या चलो इसको अगर मैं cos थीटा ले लूँ तो cos थीटा ले लिया, तो डायरेक्टली tan y/2 बराबर हो गया tan थीटा/2 के, तो वहाँ से y बराबर आ गया थीटा के। और वही अगर मान लो t को मैंने cos थीटा अगर यहाँ डाला, तो e की पावर x में अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँ ऊपर नीचे, तो समझ में आता है ये 1 - ये बन जाता सिंपली tan थीटा/2 अपॉन 1 + tan थीटा/2, ये बन गया, विच इज tan π/4 - थीटा/2। tan π/4 - थीटा/2 पर थीटा तो y है, तो π/4 - y/2 बन गया। तो ये समझ में आता है, ये सवाल ये है। अब देखो ये कितना डूएबल हो गया। तो इस क्वेश्चन को पहले मैंने इसको ठीक कर दिया, ये इस क्वेश्चन में मेन काम था। तो देखो इस सवाल को मैंने पैरामीट्रिक फंक्शन से यहाँ बना लिया। अब सिंपली जो t है वो cos थीटा है, तो t अगर 1/2 है मतलब cos थीटा 1/2 है, उसका मतलब जो थीटा है वो कितना हो गया π/3। तो जो y है वो एक तरीके से π/3 है, उस पर वैल्यू निकाल लो अब डिफ्रेंशिएट करके सिंपली। तो इस क्वेश्चन में जो स्किल इन्वॉल्व थी, जो अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व थी, वो ये थी। ये अच्छा था
पर इसको हमने सोचना इस तरीके से था, ये था इस क्वेश्चन में करने वाला मेन टास्क। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन भी क्यों डाला था, मेरे मन में इस क्वेश्चन में ये आया कि अगर इसमें, अब देखो डायरेक्टली देखने पे लगता कि हमें इसको बार बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पर नहीं, मुझे इस क्वेश्चन में बेसिकली इसके पैटर्न को ब्रेक करना था कि जिसने ये क्वेश्चन बनाया उसके मन में क्या अंडरस्टैंडिंग आई, वो पकड़ना ज़रूरी था। अब देखो यहाँ भी मेन टास्क था क्या कि हम इस पैटर्न को ब्रेक कर सकें। मुझे वैसे ना इसमें थोड़ी सी टर्म में गलती लग रही है, पर चलो अब तो डल गया टेस्ट में, अब इसका क्या आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहला काम क्या होता है कि डायरेक्टली यहाँ पे टर्म पैटर्न को ब्रेक करो। तो इसमें हमें समझ में आता है कि यहाँ पे cos 2x और cos 3x का जो कॉम्बिनेशन है वो इन अ वे हमें कन्वे कर रहा था कि इसको तोड़ते समय, सबसे पहले तो मान लो मैंने सिंपली यहाँ पे 2 cos a cos b अप्लाई कर लिया कि समझ में तो आया हो क्या रहा है। तो ये हाफ ऑफ आ गया cos a प्लस बी विच इज़ cos 5x और cos a माइनस बी cos x। कुछ गड़बड़ है इस टर्म में, क्योंकि अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता रहूँगा तो ये पैटर्न इस तरह का बन जाएगा जैसा कि ऑप्शंस में बोला हुआ है, पर अभी नहीं बन रहा, अभी इसमें कुछ गलती हो रही है इस क्वेश्चन में। तो अब इसमें यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे ना cos x होगा, तो ये प्रिंटिंग में ना जहाँ पे टाइपिंग में गलती हुई होगी, तो अगर ये cos x और cos 3x अगर होता तो यहाँ पे cos 4x बन जाता और यहाँ पे cos 2x बन जाता। तो उसके बाद अब नोटिस करो, जब इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ साइन बनेगा, यहाँ साइन बनेगा, 2 बार करोगे तो यहाँ cos बनेगा, यहाँ cos बनेगा। तो मुझे अब इसके, अगर मैं ऑप्शंस में जाता हूँ, 3 बार करोगे तो फिर से साइन साइन, 4 बार करोगे फिर से cos cos, तो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे cos और cos बनना चाहिए, और cos और cos में भी एक cos 2x वाला बनेगा, एक cos 4x वाला बनेगा, वही बार बार आएंगे। तो ये 2x और 3x है, ये गलत है, 2x और 4x है, ये हो सकता है, यहाँ पे cos 2x और sin 4x है, ये गलत है, ये बनता ही नहीं कॉम्बिनेशन, साइन साइन नहीं बनेगा, क्यों, वो ऑड बार डिफरेंशिएट करने पे बनता। तो इस क्वेश्चन में बिना कुछ स्पेशल करे मुझे समझ में आता था इसका ऑप्शन बी बन जाता, पर यहाँ पे अभी जो सवाल डाला था उसमें गलती थी। गलती क्या थी कि यहाँ पे cos x होना चाहिए था, बाकी ठीक है। अब इसमें तो डल गया टेस्ट में, अब देयर इज़ नो सॉल्यूशन टू इट, पर ये था इस क्वेश्चन में, ये मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, इसको अपने आप कर सकते हो हिम्मत मार के, इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं था। इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x है तो f डैश x हमेशा पॉजिटिव था। अब ये करा हुआ है क्लास में, एग्जैक्टली मैंने सेम सवाल कराया हुआ है, ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसको भी अपने आप करो। इस वाले में ये भी, मतलब इसमें कोई ट्रिक नहीं, स्पेशल किसी क्वेश्चन में कुछ काम होगा तो अब उस पर ही फोकस करेंगे। ये वाला भी मैंने क्लास में कराया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, पर जो ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की क्लासेस करी अटेंड, उसमें ये मैंने क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है। देखो इसमें f के अंदर वाले पैटर्न को नोटिस करो, तो ये अपने आप में नोटिस करो, ये पैराबोला था जिसका वर्टेक्स कहाँ पे था, tan x के 1 होने पे, और tan x के 1 होने पे और 1 होने पे इसका आंसर कितना बनता था, देखो ये 1 बना, ये 4 बना, 5 माइनस 2 विच इज़ 3। तो जो gx है वो हमेशा 3 से बड़ा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 था। अब जो f डबल डैश x है वो हमेशा पॉजिटिव है, f डबल डैश x हमें गिवन था कि हमेशा पॉजिटिव है, और f डैश ऑफ 3 जो था वो 0 था। तो अब हमें क्लैरिटी है कि इसका मतलब जो f डैश x जो फंक्शन है वो हमेशा इंक्रीजिंग है, f डैश x हमेशा इंक्रीजिंग है। तो अब हमें समझ में आता है कि जब मैं g डैश x निकालता हूँ तो वो बन जाता है सिंपली f डैश ऑफ ये एक्सप्रेशन इंटू 2 tan x माइनस 2 tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x माइनस 2 सीकेंड स्क्वायर x। तो वो 2 tan x माइनस 1 इंटू सीकेंड स्क्वायर x हो जाता, ये बन जाती मेरी टर्म, ये बना g डैश x। तो अब ये समझो कि f डैश 3 अगर 0 है और f डैश अगर 3 के बाद अगर इंक्रीजिंग, अब देखो f डैश है वो हमेशा इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब f डैश x जो है वो 3 के आगे कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि f डैश 3 0 है और f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f डैश x जो होगा वो 3 के बाद कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो इसके अंदर नंबर आ रहा है वो 3 से बड़ा है, इसलिए ये एक पॉजिटिव टर्म है। सीकेंड स्क्वायर x वैसे ही अपने घर से पॉजिटिव आया है, तो अब जो सारी कहानी थी वो tan x माइनस 1 के ऊपर डिपेंड करती, और वो कब पॉजिटिव है, जब x π/4 से बड़ा है। इसका ऑप्शन बन जाता डी बनता, और उसका रीज़न ऐसे बनता, इसका रीज़न ऐसे बनता कि g डैश x कहाँ पॉजिटिव है।
ये मैंने क्लास में भी कराया हुआ है और इंटरेस्टिंग था। इस तरह का आईआईटी में भी आया था रिसेंटली। देखो इसमें मेन काम क्या था कि आप लोग पैटर्न ब्रेक करो। देखो ये समझ में आता है कि √c+1 माइनस √c माइनस √c प्लस c माइनस 1, ये एक तरीके से √x+1 माइनस √x के अंदर किसी इस फंक्शन के अंदर किसी ने दो वैल्यूज़ डाली है। इसका नाम अगर मान लो, चलो अगर मैं यहाँ पे वो यूज्ड है नाम, तो मैं इसका नाम अगर मान लो hx रख लूँ, तो ये hx में किसी ने एक बार x को c डाला और एक बार x को c माइनस 1 डाला। तो अब इसका बिहेवियर पहले निकाल लो, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, 1/√x+1 माइनस 1/2√x। ओवरली दिखता है कि ये नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब hx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। hx कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। fx कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। gx कैसा फंक्शन है? gx कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। और hx कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। तो अब हमें क्लैरिटी है कि अब कोई मेरे से f ऑफ g ऑफ hx बनवाए, वो कैसा बनेगा? वो बनेगा f डैश ऑफ g वाली चीज़ इंटू g डैश इंटू h डैश। f डैश पॉजिटिव है, g डैश नेगेटिव है, h डैश नेगेटिव है, तो ओवरऑल आंसर कैसा आ गया? पॉजिटिव। तो इसलिए जो f ऑफ g ऑफ hx होगा या फिर जो g ऑफ hx होगा, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे वो हमेशा इंक्रीजिंग आ रहा है। अब u और v में से कौन सा बड़ा है? देखो ये फंक्शन कैसा था, देखो c जो है वो बड़ा पॉइंट है, c माइनस 1 छोटा है, तो इसलिए जो आंसर u पे जो, अच्छा अब देखो जो इस केस में जो u और v में क्या हमें समझ में आता है कि v जो है वो u से बड़ा होगा, जो v होगा वो u से बड़ा होगा। तो अगर v u से बड़ा है तो v पे जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा, v पे जो आंसर आएगा वो बड़ा आंसर आएगा, v पे जो आंसर आएगा वो बड़ा आंसर आएगा। तो इसलिए जो f ऑफ g ऑफ u f ऑफ g ऑफ v से छोटा है, ये गलत हो गया ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन अगर मान लो कि ओवरऑल जो फंक्शन है वो अगर मान लो इंक्रीजिंग अगर है, तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि जो इसका बिहेवियर होगा कहीं कुछ वो इस तरीके से डेराइव्ड होगा। एक मिनट, कुछ मिस हो गया मेरे से। ये hx है, hx डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसलिए जो hx क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए मतलब hx में तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं ऐसे ही ना इसको गलत तरफ ले गया। तो अब ये केवल u और v को जज करने के लिए था। जो v क्योंकि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसलिए जो v है, v देखो छोटे पॉइंट पे वैल्यू ली, u बड़े पॉइंट पे वैल्यू ली, तो v बड़ा है u से। यहाँ पे मुझे केवल f ऑफ gx बनाना था, तो f ऑफ gx जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, क्योंकि fx इंक्रीजिंग और gx डिक्रीजिंग है, तो f ऑफ gx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका बड़े पॉइंट पे छोटा आंसर आएगा। अब v और u में से बड़ा कौन सा है? v बड़ा है, तो v पे छोटा आंसर आना है। तो f ऑफ g ऑफ v, जो f ऑफ g ऑफ u होता वो f ऑफ g ऑफ v से बड़ा होता। तो इस केस में एक्चुअली तो इसका a ऑप्शन भी राइट हुआ, यहाँ पे इसका a ऑप्शन भी राइट हो गया। f ऑफ g ऑफ u f ऑफ g ऑफ v से बड़ा है, g ऑफ f ऑफ u g ऑफ v से छोटा नहीं बड़ा होगा, इसका c भी राइट हुआ। तो इस केस में एक्चुअली a और c दोनों आंसर्स बने। इस क्वेश्चन में अगर आपने a और c में से कोई भी अगर मार्क करा है तो आपका सही हो गया, सही बना। और देखो उसका सेंस क्या है, हमने क्लियरली इस तरीके से जज करा यहाँ पे कि इसको क्लियरली इस तरीके से जज करा कि इसका बिहेवियर क्या बनता, ये था इस वाले का सेंस। इस तरह के मैंने कई सारे कराए हुए हैं, फिर से उसी का एक और एग्जांपल था। ये वाले में पूरी तरह ना एक्चुअली इसको हम लोग ग्राफिकली तोड़ने की करते। देखो x² माइनस x+1 हमेशा पॉजिटिव फंक्शन है। 4 sin स्क्वायर x माइनस 1 की पावर n का अगर π/6 पे अगर लोकल मिनिमा अगर है, तो याद है मैंने ग्राफ से बताया था, देखो ये 2 sin x माइनस 1 इंटू 2 sin x+1 बन जाता है। तो ऐसा इसका π/6 पे इसका मिनिमा बनने के लिए यहाँ पे इस ग्राफ को घूमना चाहिए। अब इसका ये फैक्टर तो पॉजिटिव ही है, इस ग्राफ के इस पॉइंट पे घूमने के लिए n जो होगा वो पक्का इवन नंबर होना चाहिए, तभी घूमेगा, तभी ग्राफ घूमेगा, तभी पहले और बाद की वैल्यू सेम आएगी। तो n कैन बी एनी इवन नंबर, ऑड नहीं होना चाहिए था। ये अब इसके बाद ये इस तरह के हमने करे हुए हैं। इसमें अब क्या करते, टेंजेंट टू इज़ कांस्टेंट, देन अब इसमें हम लोगों ने सिंपली क्या करना था, इसमें कर्व बना के
इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट की इक्वेशन क्रिएट करा लेनी थी। पहले हम लोग डेरिवेटिव बना लेते, वो x इंटू एन वाई की पावर n -1 इंटू वाई डैश प्लस y की पावर n, ये बराबर हो जाता 0 के। तो वहाँ से हम लोग को y डैश मिल जाता -y अपॉन nx। तो ये बन जाता y माइनस y1 इज इक्वल टू -y1 अपॉन nx1 इंटू x माइनस x1। अब क्या करो, अब इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बनाने के लिए क्या करते हैं, x और y इंटरसेप्ट निकालते हैं। एक बार x को 0 डाल लो, x को 0 डाला तो ओरली समझ में आता है, ये x1 कैंसिल हो जाता, माइनस साइन बैलेंस हो जाता। ये बच जाता मेरे पास y1 के साथ जो x को 0 डाल के बच जाता y1 बाई n प्लस y1 कॉमन 1 प्लस 1 बाई n बन जाता और y1 बाहर कॉमन आ जाता। ऐसे एक बार y को 0 डाल दो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए, तो वहाँ से -y1 कैंसिल हो गए और हमें मिल जाता n प्लस 1 इंटू x1। ये आ रहा है n प्लस 1 इंटू x1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनता, हाफ ऑफ दिस इंटू दिस। तो देखो x1 इंटू y1 को कांस्टेंट होना चाहिए। वो कब कांस्टेंट होगा, यहाँ से कंपेयर करो, जब जो n होगा वो 1 होगा। सी ऑप्शन बनता, सी ऑप्शन बनता इस वाले का। और देखो हमने करा हुआ है, सेंस इसका बनना चाहिए हमारा। अब ये मैंने कई बार कराया है, असाइनमेंट में भी सेम तरह का सवाल था। ये नहीं करा तो शर्म आनी चाहिए, ये पक्का होना चाहिए था। इस तरह के हमने बहुत सारे करे हुए, ये भी अब करा हुआ सवाल और सिंपल था। इसका भी, ये भी मैंने क्लास में भी कराया हुआ है मेरे ख्याल से, नहीं तो हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हमें इसका अब अगर इसके ग्राफ का बिहेवियर जज करो, हमें इसके ग्राफ में क्या ये बात समझ में आती है कि सिंपली यहाँ पे इसके ग्राफ में हमें ये बात समझ में आती है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करा दूँ तो ये 1 माइनस सिंपली 2 sin x cos x बन जाता, विच इज़ 1 माइनस साइन 2x, जो कि हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो ये ग्राफ कैसा बना, इंक्रीजिंग बना हमेशा। अब इसका अगर मैं चाहता हूँ कि अब ये ग्राफ अगर इंक्रीजिंग अगर बना, कॉन्टिन्यूस है, तो रूट तो इसका एक ही बार बनेगा, एक रूट आएगा, एक्सिस को काटेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे सोचो x को 0 डालो, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, -a। तो अगर a मान लो पॉजिटिव होता, अगर a पॉजिटिव होता तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता। कब, जब a पॉजिटिव होता, तो इसका रूट कैसा बनता, पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव रूट आता, क्यों, क्योंकि इसने अभी आगे जाके कट करना था। तो इसका रूट कितना आता है, इन दैट केस इसका रूट आ जाता, जो भी इसका रूट आता पर वो होता पॉजिटिव। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसका अगर रूट अगर नेगेटिव आए, तो नेगेटिव रूट आने के लिए इसका ग्राफ ऐसा बनना चाहिए था। ये ग्राफ कब बनता, जब ये एक्सिस को कट जहाँ पे करता, उसका जो y इंटरसेप्ट होता वो पॉजिटिव होता। y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, -a, वो पॉजिटिव कब होगा, जब a नेगेटिव होगा। तो चलो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ये आंसर बनी गया ना, 1 पॉजिटिव रूट है फेस ग्रेटर देन 0। तो उसमें आगे क्यों दिमाग लगाएं, फिर डी आंसर मार्क करते, अगले पे चलते। ये भी क्लास में कराया हुआ है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन डाला था आपको खुश करने के लिए। ये दोनों हमारे करे हुए थे। चलो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस असाइनमेंट। मेन काम देखो, नोटिस करो कि मैंने क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं डाले थे। तो जिनके नंबर कम आए हैं ना, ये डिस्कशन उनके लिए थी कि वो कहाँ ब्लॉक हुए। उन्होंने नोटिस करना है कि आप लोग ब्लॉक कैसे होते हो, ये समझना ज़रूरी है कि वो जो ब्लॉकेज की जगह है ना, वो समझ में आनी चाहिए कि भाई कहाँ फंस गए। टेस्ट में नंबर लेना ना, उसका क्लियर रास्ता मैं बता रहा हूँ, पहले सवाल से आखिरी पे जाना ही जाना है, और बीच रास्ते में आने वाले हर इजी टारगेट को हमने उड़ाते जाना है। हमारे पास 30 सोचो लाइफ लाइन्स हैं। तो सोचो जैसे बैटिंग करते हैं ना, तो अब अगर मान लो बैट्समैन ने हर बॉल नहीं खेलनी, उसने वो बॉल में प्ले करनी है, टेस्ट मैच है। हमने अब यहाँ तो चलो बॉल्स खैर लिमिटेड हैं, पर 30 में से अब हमने यहाँ पे वही बॉल्स प्ले करनी है जिन पे हमें लग रहा है कि हम 4 मार पाएंगे, वहाँ पे मार दो। जिस पे लगता है आउट होने का रिस्क है, उसको चाहे छोड़ दो, क्योंकि लेकिन अगर सोचो हमने बॉल्स ही अगर 5 अटेम्प्ट करी, तो फिर तो हमारा स्कोर बन ही नहीं सकता है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। चलो अब ऐसे ही असाइनमेंट कंप्लीट करो अगली, और फिर उसके बाद अगला टेस्ट होगा। ऑल द बेस्ट।